वाराणसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा भी की। सीएम योगी ने पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस कर्मियों के मार्गदर्शन कार्यक्रम में भी शिरकत की। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। वाराणसी के पिंडरा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 401 जोड़ों का विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत कर सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उपहार भी भेंट किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि दहेज को लेकर दहेज परिवारों के सामने संकट बड़ा खड़ा करता है। जिनके अभिभावक दहेज न दे पाने के कारण वे अविवाहित रहती हैं, और बहुत बार तो हम लोगों को ये दर्दनाक समाचार भी सुनने को मिलता है कि दहेज न देने के कारण वैवाहिक कार्यक्रम वह निरस्त होते हैं, या बेटी की विवाह तिथि तय नहीं हो पाती है। उस सब से अलग हट करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से आज जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, और उसमें जिन इन युवाओं ने अपने आप को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, मैं उनके अभिभावकों का और उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी 501 जोड़ों को अपनी बधाई देता हूं, और उनके स्वस्थ और दीर्घ वैवाहिक जीवन के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश की बागडोर संभालने के बाद जिस नए भारत का निर्माण हुआ, उस नए भारत में महिलाओं के लिए भी सम्मानजनक स्थान उन्होंने बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उन्होंने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, आज वह देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपने आप को साबित किया जा रहा है। हर हाल में बेटी का संरक्षण हो, बेटी को बचाया जा सके, उसको पढ़ाया जा सके, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह नेतृत्व दे सकती है। इसी के लिए हर घर में शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम ये नारी गरिमा का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की योजना ये नारी गौरव के प्रतीक बना। धुएं से मुक्त करने के लिए उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन, यह उन बहनों और बेटियों की आंखों की सुरक्षा के साथ साथ फेफड़ों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा कदम था। 10 करोड़ परिवारों को यह सुविधा देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए। और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी के निर्माण का बड़ा लक्ष्य, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान। याद करना, आयुष्मान भारत में 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को, वह महिला हो पुरुष हो, किसी भी इनकम ग्रुप का हो, किसी जाति मत और मजहब का हो, उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले,
स्वास्थ्य के लिए मुफ्त में उपचार की सुविधा मिले, यह भी हर एक को उपलब्ध होना प्रारंभ हो गया है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। सरकार इसमें 51,000 रुपए की राशि देती है, जिसमें 10,000 रुपए की राशि हम लोग वर और वधू के लिए आवश्यक कपड़े और अन्य जो सामग्री है उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। 35,000 रुपए वधू के खाते में जमा कराए जाते हैं और 5,000 रुपए की राशि, 5-6 हजार रुपए की राशि पंडाल और आदि के खर्च में उसको अलग से रखा जाता है, जिससे सभी कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हो सके। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 4 लाख से अधिक बेटियों की शादी के कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस मुसलमानों को आपस में लड़ा रही हैं, इसलिए मुस्लिम समाज सपा और कांग्रेस से सतर्क रहें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मायावती ने कहा कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित पीड़ित हैं, अत्याचार झेलने वाले दलित हैं, बावजूद इसके दलित सांसद चुप बैठे हैं। जनप्रतिनिधियों को दलितों की चिंता नहीं है। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश से दलितों को वापस लाए जाने की मांग की है। हवाले कर दिया, षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। खबर कानपुर से है, जहां बिजली विभाग में हो रहे निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने केस्को मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसमें भारी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने, 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि देश में कुछ पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से केंद्र की ओर से निजीकरण किया जा रहा है। देखिए, सरकार से हम लोग बार बार ये मांग करते रहे हैं कि सरकार जो सरकारी उपक्रम है उनको निजीकरण की ओर न ले जाएं। सरकार जो हमारे सरकारी उपक्रम है उनकी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करें, उनका मैनेजमेंट सही करें, लेकिन उनको प्राइवेटाइजेशन करने से कोई भी सरकार को फ़ायदा नहीं, कोई न जनता को फ़ायदा है न उद्योग को फ़ायदा है। सरकार को जो लोग जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो निजी क्षेत्र में जाने पर निजी लोग अपना फ़ायदा उठाएंगे और इसके तमाम प्रमाण आगरा में जब ये दी गई थी वो निजी क्षेत्र को, तो वहाँ पर नुकसान हुआ। तो मैं सरकार से गुजारिश करने आया हूँ कि ये जो केस्को का या विद्युत विभाग के कर्मचारियों का जो विभागों का निजीकरण का जो उन्होंने उद्देश्य रखा है, इसको तत्काल इसको निरस्त करें। दक्षिणांचल और पूर्वांचल के निजीकरण का जो प्रस्ताव शासन का है या प्रबंधन का है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में कल 6 दिसंबर को देखते हुए आज रखा गया है उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हैं निजीकरण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि निजीकरण न तो गरीब के पक्ष में है, न इंसाफ के कर्मचारी के पक्ष में है, न उद्योग के पक्ष में है। ये निजी मालिकों को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने के लिए है। और विद्युत कर्मचारी प्रदेश का अधिकारी कर्मचारियों का संघर्ष समिति है, इसके खिलाफ पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के खिलाफ
आखिरी दम तक संघर्ष करेगा। क्या प्रमुख मांगे थी आपको? प्रमुख मांगे इस समय कुछ नहीं है। इस समय एक ही प्रमुख मांग है कि विद्युत उद्योग का निजीकरण न जनहित में है, न उद्योग हित में है, न कर्मचारी हित में है। एटा में भाकियू हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे, जहां गौतम बुद्ध नगर के लिए जा रहे किसानों को जिला पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष सोलंकी ने कहा कि प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा है, लेकिन हम उन्हें की मांग पूरी करने के लिए 5 दिन का वक्त देते हैं। साथ ही प्रशासन कई थानों की फोर्स के साथ भी तैनात रहा। देखिए, गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और लगातार उनकी गिरफ्तारी हो रही है, जबकि सरकार से समझौता हो चुका था हाई कोर्ट के अंदर कि 10% आवासीय प्लॉट का डेवलपमेंट करके देंगे, 64.7 का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सरकार के तानाशाही रवैया है, जबकि भारतीय हल्दर किसान यूनियन संवैधानिक तरीके से गांधीवादी नीति के अपना प्रदर्शन करती है, लेकिन किसानों के साथ जो तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है उसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। हम लोग भारतीय हल्दर किसान यूनियन सिर्फ किसानों की बात करने वाले हैं, हम और कोई बात नहीं करते हैं। बरेली में गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से नाराज किसानों ने बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने बहेड़ी चीनी मिल की ओर से पिछले सत्र का भुगतान न करने की बात सांसद को बताई। साथ ही अपना गन्ना क्रय केंद्र बहेड़ी से मीरगंज कराए जाने की भी मांग की। इस मौके पर किसानों ने बताया कि उनका 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का केसर चीनी मिल पर बकाया है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए उनकी मांग है कि उनका क्रय केंद्र बहेड़ी से हटाकर मीरगंज कर दिया जाए। सभी किसान हैं और हमारे किसानों की मांग है कि बहेड़ी केसर चीनी मिल पिछले वर्ष का भी गन्ने का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया है, और जो इस सत्र में चीनी मिल चालू हो गई है उसके बावजूद भी गन्ने का पेमेंट नहीं किया जा रहा है। और हमारी जो किसानों की गांव की मांग है कि हम केसर चीनी मिल को गन्ना नहीं देंगे, और हमारे गांव के जो किसान हैं वो 27/10/2024 से और आज तक वहीं पे जो गांव में क्रय केंद्र लगा हुआ है गन्ने का, वहाँ पे 40 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। हमने अधिकारियों को भी कई बार लिख के दिया और कोई अधिकारी ना सुनने आया। हमने अपने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। तो सेंटर की मांग को लेके आए हुए हैं और लगातार 42 दिन हो गए वहाँ हमें गांव में ही धरना देते हुए। आज तक ना कोई शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा। तो आज हम माननीय छत्रपाल गंगवार जी के आवास यहाँ कार्यालय पर आए हुए हैं और यहीं बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। समस्या क्या आ रही है आपके आगे? समस्या क्या है, सेंटर को लेके जो बहेड़ी चीनी मिल है कई वर्षों से उसे गन्ना दे रहे हैं, ना तो पेमेंट मिल पाता है। पिछले वर्ष का भी अभी पेमेंट नहीं मिल पाया है। बस यही सब दिक्कतें हैं, बाकी सब छोटे ही किसान हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में आयोजित तहसील दिवस में डीएम उमेश मिश्रा, एसएसपी अभिषेक सिंह समेत जिले के सभी थाना अध्यक्षों ने शिरकत की। इस दौरान डीएम और एसएसपी ने जन समस्याएं सुनकर कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि बाकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। शिकायतों को सुन करके उनका प्रयास किया जा रहा है कि मौके पे ही निस्तारण किया जाए, और जो लोग जहां फील्ड में जा करके वहां मौके पर निस्तारण करने की स्थिति वहां टीमें बना करके भेजी जाएंगी। हमारा प्रयास होगा कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, संतुष्टिपर और पारदर्शी ढंग से उनका निस्तारण हो, और जो लोग भी समाधान दिवस में आए हैं उनकी समस्या का वास्तविक निस्तारण किया जा सके।
निरीक्षण में ये देखा गया है कि नामांतरण से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उनका समय पर निस्तारण हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, निस्तारण होने के बाद वो अभिलेखों में दर्ज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और समय से खतौनी जारी हो पा रही है कि नहीं। लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जेकब ने हेरिटेज जोन कोनेश्वर महादेव चौराहा, चौक चौराहा समेत कई चौराहों का निरीक्षण किया। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लेकर निर्देश भी यहां पर उनके द्वारा दिए गए हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि भारी वाहनों का संचालन बड़े इमामबाड़ा से छोटा इमामबाड़ा तक 100% प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही बस, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के पार्किंग वाली जगह पर स्थायी रूप से भारी वाहन न खड़े होने दें। हमारे जितनी भी चीज़ें अव्यवस्थित है, तारें लगी हुई है, दुकानें बहुत आगे आ गई है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए, ताकि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको एक अच्छा यहाँ पे हेरिटेज का जो एहसास हो सके। हमारी हेरिटेज में जो है, जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे हेरिटेज में फूड है, उन दोनों का जो रियल जो उनको टेस्ट मिल सके, उसके लिए इसको व्यवस्थित करने के लिए ये एक भ्रमण किया गया और इसमें दिशा निर्देश हर डिपार्टमेंट को दिए गए। जैसे कि यहाँ पर मंगला ने बताया है कि सड़कों पर जो गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं, सर उनके लिए क्या आदेश दिया? देखिए, गाड़ियों पे जो सड़कें हैपहज़ार्ड तरीके से लग जाती है तो पूरा ट्रैफिक चौक हो जाता है इस पूरे एरिया का। पास ही इसके KGMC है और उससे क्या है कि मूवमेंट रुक जाती है, पेशेंट्स को भी इशू आती है, टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम आती है और आम जनता को भी आती है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए ये आज फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद के एक बड़े हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ने के नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से वकील सैयद अजीमुद्दीन ने ये याचिका दाखिल की है, जिसमें यूपी सरकार से मस्जिद के विध्वंस संबंधी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही ASI को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए। आपको बता दें कि मस्जिद के विध्वंस का नोटिस लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के लिए जारी किया था, जिसे मस्जिद प्रबंधन ने अवैध और असंवैधानिक बताया है। अब इस मामले पर हाईकोर्ट जल्द ही सुनवाई कर सकती है। कन्नौज में सड़क हादसे में मृतक युवक के परिजनों ने सौरिख स्थित RGBEL कंपनी के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया, जिस दौरान उन्होंने कंपनी पर 16 महीने से वेतन न दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी मांग की। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही कंपनी के अधिकारी और कर्मी ताला लगाकर फरार हो गए थे। हमारा बेटा है गाड़ी चला तो खत्म हो गया, कोई सूचना नहीं है तो मिली है। बर्बाद गांव से सूचना मिली 2-3 घंटे बाद, और अभी तक कोई सूचना नहीं। तब तक मिट्टी परिवार से कई हमारे गाँव से गई थी जो कि वहाँ के लेके आए, अभी तक कोई यहाँ तक कोई मिला ही नहीं। किन संस्था में कार्य कर रहा था आपका बेटा? पानी का टैंकर 2 साल 2.5 साल ये चला रहा। कहाँ पे? RGL कंपनी नहीं, जैसे